आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक की 7वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना गोरा और विनय के बीच विभिन्न विषयों को लेकर संवाद जारी है। इधर परेश चंद्र की बेटी सुचरिता गोरा के प्रति आकर्षित हो जाती है और गोरा भी अपने मन में कुछ बदलाव महसूस करने लगता है। विनय ने महिम की बेटी शशिमुखी से विवाह की हामी तो भर दी थी, लेकिन सुचरिता की छोटी बहन ललिता को अपनी ओर आकर्षित हुआ देख दुविधा में पड़ जाता है। सुचरिता गोरा के व्यक्तित्व से आकर्षित है, लेकिन गोरा का गंतव्य तो देश और समाज के लिए कुछ करना है। इधर मजिस्ट्रेट के घर होने वाले मेले के लिए एक नाटक की तैयारी भी होने लगती है, जिसकी बागडोर वरदा सुंदरी के हाथ में है। वरदा सुंदरी अपनी बेटियों के साथ साथ विनय को भी नाटक में अभिनय के लिए प्रेरित करती है। गोरा के मन में सुचरिता के प्रति जो आकर्षण जागा था, वो उसकी परवाह ना करते हुए देश और समाज को समझने के लिए देशाटन का निर्णय लेता है और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर पैदल देश भ्रमण के लिए निकल जाता है। देशाटन के दौरान आई कठिनाइयों के कारण लोग एक एक कर गोरा को छोड़कर चले जाते हैं। अंत में बस गोरा का मित्र रमापति उसके साथ रह जाता है। अब सुनिए इससे आगे। अरे रमापति, जल्दी करो, जल्दी कदम बढ़ाओ। अरे गोरा, मैं तो थक गया। और कितना चलोगे? बस अगले ही गांव में पड़ाव डालेंगे। देखो तो रमापति, नदी की इस जलधारा को देखो, कितनी सुंदर और पवित्र है। अरे गोरा, अब हर गांव में वही तो होगा ना जो कि पिछले गांव में देखा। बार बार सब वही कुछ। रमापति, तुम भी लौटना चाहो तो लौट जाओ, मेरी राह तो बड़ी कठिन है। जानता हूँ गोरा, जानता हूँ। तभी तो मोतीलाल, बसंत और यहाँ तक कि तुम्हें अपना गुरु मानने वाला अविनाश भी बीमारी का बहाना बनाकर लौट गया। जो मेरे कदमों के साथ अपनी ताल नहीं रख सकते, मेरे साथ नहीं चल सकते, उनका मैं क्या कर सकता हूँ? गोरा, यही बात थी तो विनय को साथ क्यों नहीं लाए? विनय, लगता है वो गृहस्थ बनने की तैयारी में है। तुम भी यही कर लेते तो देश का कुछ बिगड़ नहीं जाता। रमापति, तुम अभी भी हिम्मत के साथ मेरे साथ चल रहे हो, मैं इस बात की कद्र करता हूँ। गोरा, वो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हमें हासिल क्या हो रहा है? वो हासिल हो रहा है जो कलकत्ता में संभव न था। इससे पहले मैंने गांवों में फैली उदासी, दरिद्रता, अज्ञानता और अकेलापन कभी नहीं देखा था। और आज इस सब के साथ देखा है कि मुसीबत पड़ने पर इन्हें कुछ नहीं सूझता। ये नहीं सूझता कि उस मुसीबत से लड़ने के लिए क्या करें। ये लोग श्रम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें दिशा चाहिए। वो देखो सामने, प्रकाश दिखाई दे रहा है। हाँ, लगता है कोई घर है। हाँ गोरा, चलो आज की रात वहीं बिताते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ कौन रहता है। आओ आओ। पहुंच गए। जरा पुकारो तो। हाँ, कोई है? कोई है? हाँ हाँ, कहिए। हम आए हैं कलकत्ता से। ओह, आइए आइए, यहाँ विराजिए। हाँ, आओ गोरा। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं बाल काटने का काम करता हूँ। बाल काटने का काम?
नाम क्या है तुम्हारा? कल्लू। गोरा, यहाँ कैसे रहेंगे गोरा? कल्लू, आसपास कौन लोग हैं यहाँ? जी, ये मुसलमानों का गांव है, घोषपुर। गोरा, कहाँ फंसा दिया तुमने? इतनी तो प्यास लग रही है, पानी भी पीऊं तो कैसे? चलो यहाँ से। ठहरो रमापति। सुनो कल्लू जी। ये बच्चा तुम्हारा है? जी, पीछे यहाँ झगड़ा हो गया था तो इसके माँ बाप मारे गए। अब हम इसे पाल रहे हैं। कैसा झगड़ा? बैठिए तो सब बताऊं। बैठो रमापति। रमापति, हाँ। तुम ऐसा करो, वो सामने कुआं है, वहां से पहले पानी पी लो। गोरा, वहां से? अरे ना तो ना सही, प्यासे रहो। मुझे कल्लू की कहानी सुननी है। हाँ कल्लू, बोलो। बात यह है साहब कि इस गांव में रहने वाले सभी मुसलमान हैं। और तुम? मुझे छोड़कर। यहाँ नदी किनारे की जमीन को लेकर नील कोठी के साहबों के साथ बराबर झगड़ा चलता रहता है, लेकिन वो कभी भी इन लोगों को दबा नहीं सके। यहाँ का मुखिया किसी से नहीं डरता। पुलिस वालों से मारपीट करके 2 बार जेल भी हो आया है, पर झुका नहीं। उसके बाद तो पुलिस का उत्पात ऐसा फैला कि औरतों की आबरू और अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। और यहाँ के जवान? गांव के सभी जवान या तो हवालात में हैं या गांव छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस तलाश कर करके ऐसा जुल्म ढा रही है कि पूछिए मत। बस इसी झगड़े में इसके माँ बाप भी मारे गए, तब से ये हमारे पास है। कल्लू, तुम हिंदू होकर एक मुसलमान के बच्चे को पाल रहे हो? साहब, हम लोग ईश्वर कहते हैं, वो अल्लाह, बस इतनी ही सी तो बात है। और कोई फर्क है क्या? ठीक है, अब फिर भी बताओ, कोई हिंदू घर होगा इधर कहीं आसपास? यहाँ से 1.5 कोस पर एक ब्राह्मण तहसीलदार रहता है। नाम है माधव चटर्जी। माधव चटर्जी? स्वभाव कैसा है उसका? अजी यमदूत जैसा। हमसे पैसा ऐंठ ऐंठ कर दरोगा को खिलाता है। कुछ अपने लिए भी रखता होगा। चलो गोरा, वहीं चलते हैं। रमापति, यहीं कुछ खा पी लो। नहीं गोरा, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा कल्लू, तुम्हारे घर के लोग कहाँ हैं? बस हम 2 ही जीव हैं साहब। खेती बाड़ी से मतलब नहीं, बाल काटता हूँ, इसलिए सबको मेरी जरूरत पड़ती है। बस इसीलिए नील कोठी वाले मुझे जाने नहीं देते। चलो गोरा, चलो। अच्छा ठीक है कल्लू, खा पी कर फिर तुम्हारे पास आऊंगा। जी। अब चलो भी गोरा। हाँ हाँ चलो। गोरा, तुम भी ना, तुम तो वहां से हिलने का नाम भी नहीं ले रहे थे, और मैं भूख प्यास से मरा जा रहा हूँ। चलने की भी हिम्मत नहीं रही मुझमें। अरे चले चलो, सिर्फ 1.5 कोस की ही तो बात है। रमापति, यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है, और लोग? गोरा, हिंदू मुस्लिम का भेद है, ये तो बना ही रहेगा ना। सारी लड़ाई तो यही है रमापति। मैं तो कल्लू की बात सोच रहा हूँ। क्या बात सोच रहे हो? यही कि वो एक हिंदू होकर मुसलमान के बच्चे को पाल सकता है, और हम उसके घर का पानी भी नहीं पी सकते। अरे धर्म भ्रष्ट करना है क्या गोरा? वो सामने शायद कचहरी दिख रही है, यहीं कहीं रहता होगा वो तहसीलदार। हाँ, वो सामने एक मकान है, तो चलो पूछते हैं, आओ। रमापति। हाँ बोलो। तुम मेरी एक बात मानो। कहो तो। तुम यहाँ पर खा पी कर कलकत्ता वापस लौट जाना। वो क्यों गोरा? बस मैंने सोचा है कि कुछ दिन घोषपुर में रहकर यहाँ का जीवन देखूंगा। गोरा, तुम्हारा तो दिमाग बिगड़ गया है। यहाँ आदमी आदमी पर कितना जुल्म कर रहा है, वो भी धर्म के नाम पर। मेरा तो सिर चकरा रहा है रमापति। वो कल्लू उस बच्चे को पाल कर समाज की निंदा सहने को तैयार है, और हम डर रहे हैं कि उसी के घर में रहकर हमारी जात चली जाएगी। तुम्हें जो भी करना हो ना गोरा, वो तुम करो, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। ठीक है रमापति, तब तुम्हारी राह उधर और मेरी राह इधर। यही सही। अरे कल्लू भाई, कल्लू भाई। कौन? सो गए क्या? नहीं नहीं, सोया नहीं।
ये हैरान होकर इधर उधर क्या देख रहे हो? वो आपके साथी रमापति जी। चला गया। कल्लू जी। खाने को कुछ घर में है कि नहीं? वो आप यहाँ खाएंगे? आप लोग तो तहसीलदार के घर गए थे ना? हाँ, रमापति वहीं होगा। कल्लू पहले थोड़ा पानी पिलाओ। जी, अभी लाता हूँ। ये लीजिए साहब। अल्लाह, आनंद आ गया। वैसे कल्लू घर में कुछ दाल चावल तो होगा ना? हाँ हाँ, सब कुछ है साहब। ठीक है। कल्लू जी। अगर मैं 2-4 दिन यहाँ तुम्हारे पास ही रहना चाहूँ तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अरे, आप यहाँ मेरे घर में रहेंगे? इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। पर यहाँ हम लोगों पर हमेशा पुलिस की नजर लगी रहती है। मेरे रहते पुलिस कुछ ना कर पाएगी। साहब, आप हमारी रक्षा करेंगे, पर वो लोग कहीं ये ना समझ लें कि मैंने कोई सांठ गांठ करके आपको बुलाया है और उनके खिलाफ गवाह जुटा रहा हूं। कल्लू तुम इतना डर क्यों रहे हो? उन्हें शक हो गया तो वो पूरा गांव नष्ट कर देंगे। देश में कुछ कायदा कानून है कि नहीं? होगा, पर यहाँ नील कोठी वाले साहबों का राज चलता है। आपके मेरे घर में ठहरने से मेरा मान बढ़ेगा, लेकिन मेरी विनती है कि आप। अरे अरे कल्लू साहब। कल्लू उठो। अच्छा ठीक है, पहले खाना तो खिलाओ। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। ये लीजिए साहब। हाँ। ये लीजिए। आहा, वाह कल्लू, खाना तो स्वादिष्ट बना है। लोग ना जाने कैसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अरे और लेना सरकार। बस 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 अरे बस। थोड़ा सा। वाह, अब सोएंगे? आपके मन में बड़ी दया है सरकार, पर आप मेरे लिए अगर कुछ करेंगे तो बाद में मुसीबत हमारी ही होगी। अच्छा ठीक है, सुबह चला जाऊंगा। हाँ हाँ। ठीक। जी जी। जी। माधव चटर्जी आप ही का नाम है? जी हाँ, कहिए। मेरा नाम गोरा है। मेरे मित्र रमापति यहाँ आए थे। हाँ, कल रात को यहीं ठहरे थे, पर आज सवेरे ही कलकत्ता लौट गए। तो आप आइए, बैठिए। रमापति ने मुझे सब बताया। खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। आज मेरे साथ ही भोजन कीजिए। भोजन तो दूर, मैं आपके यहाँ का पानी भी ग्रहण ना करूँगा। अरे कौन चिल्ला रहा है? कौन हो तुम? घर कहाँ है तुम्हारा? माधव जी, ये कौन है? ये यहाँ के दरोगा हैं। ओह, तो तुम ही हो वो दारोगा जिसने घोषपुर गांव में जुल्म किया है। मैंने सब सुना है। अगर अब भी ना संभले तो क्या फांसी लगवाओगे? अरे इसका हौसला तो देखो माधव जी, आप तो इससे प्यार से पेश आ रहे हैं और ये लाल पीला होने लगा। अरे छोड़िए दारोगा जी, अच्छे घर का लड़का है। अरे कहाँ का अच्छा घर? अरे दरोगा जी छोड़िए भी, इसकी बेइज्जती ना करें। और ये खुद जो मुंह में आया कह गया, वो बेइज्जती नहीं है क्या? अरे दादा गुस्सा मत करो। हम सरकारी काम करने आए हैं तहसीलदार साहब। इसमें जो भी टांग अड़ाएगा मुसीबत में पड़ जाएगा। हाँ, भेड़ बकरी है ना हम लोग, जब चाहे काट दीजिए। जाता हूं, लेकिन याद रखिएगा दरोगा जी, अन्याय की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। अरे जाओ जाओ गोरा बाबू जाओ। खैर मनाओ कि तहसीलदार साहब ने तुम्हारा पक्ष ले लिया, वरना अब। अरे गोरा बाबू सुनिए, मेरे पास आइए। जी कहिए। मेरी बात सुनिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अरे हमारा तो काम ही कसाई का है। और एक ये दरोगा, अरे इसके साथ तो बैठने से भी पाप होता है। कई बार मन में आता है कि गले में फंदा डालकर मर जाऊं, पर बस आप चिंता ना करें, मैं आप पर दरोगा की छाया भी ना पड़ने दूंगा। रमापति ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया है। जो भी हो, मैं अब यहाँ ना रुकूंगा। आज यहीं रह जाते तो ठीक रहता। नहीं, चलूंगा। किसी को साथ भेज दूं? नहीं। कहाँ जाइएगा? पता नहीं, जाता हूँ। अरे दारोगा जी, ये तो चला गया। ये बोलिए माधव जी कि कहाँ गया वो छोकरा? मुझे लगता है जरूर सदर गया होगा। तुम अभी मजिस्ट्रेट के पास किसी को भेजो। वो क्यों माधव जी? बस एक बार उन तक ये बात पहुंचा दो
कि एक आदमी गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हारन बाबू, यस सर। मेला तो लग गया, लेकिन आपका एक्टिंग कंपनी किधर है? सब आ गए हैं सर। आ गए हैं, जी। लेकिन दिखा नहीं, मेला भी नहीं। सर, सभी लोग सर्किट हाउस में ठहरे हैं। सभी आएंगे इधर। क्या नाटक खेलता है? सर, ड्राइडन की कविता पर अभिनय। सर, उनमें एक सुचरिता है ना, शी इज वंडरफुल सर, वंडरफुल। ओके। अच्छा, कलकत्ता का क्या हाल है? सब ठीक है सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। उधर कोई गौर मोहन है ना सर। सब उसे गोरा कहते हैं सर। लेकिन वो इधर घोषपुर में क्या खाने को मांगता? आई डोंट नो सर। सर थोड़ा पागल है वो। हारन बाबू, वो सामने से कौन आता है? सर, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। तो यही है तुम्हारा गोरा? जी सर। आने दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम गोरा है। गोरा, क्या जात है तुम्हारा? बंगाली ब्राह्मण हूं सर, पर उससे क्या? तुम किसी न्यूज़पेपर में काम करता? नो सर। तो फिर इधर घोषपुर में क्या करने आए हो? घूमता हुआ आया। यहां आकर देखा कि गांव के लोगों की पुलिस ने बुरी हालत बना रखी है। इधर घोषपुर का लोग बड़ा बदमाश है। नो सर, वो गरीब हैं। तुमका कुछ नहीं मालूम। You don't know anything। पहले तो मालूम नहीं था मजिस्ट्रेट साहब, लेकिन इधर आकर सब मालूम हुआ है। अच्छा, क्या मालूम हुआ है? यही कि ये लोग आजाद ख्यालात के हैं, निडर हैं, जुल्म को चुपचाप सहन नहीं कर सकते। तुमको इधर के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि आपको पता नहीं है सर। मैंने तो सब पता लगाया है, वही आपको बताने आया था। Look, मिस्टर कारमोहन, मुझे तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तुम लोगों को इधर सरकार के खिलाफ भड़का रहे हो। क्या? यस, घोषपुर के मामले में कोई दखल दिया तो तुम बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर होगा। सर, मैं इसे समझाता हूँ। गोरा, इधर आओ। हाँ। सुनो, तुम बेकार की मुसीबत क्यों मोल लेते हो? हारान बाबू, आप जैसे चापलूसों की वजह से ही ये सब अन्याय हो रहा है। मुझसे ये सहन ना होगा। खबरदार, जो अब तुम घोषपुर गए थे। ठीक है, जब आपने तय कर ही लिया है कि अत्याचार रोकने के लिए आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मेरे पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं कि मैं घोषपुर के लोगों के साथ खड़ा होकर उन्हें कहूं कि वो अत्याचार का डटकर मुकाबला करें। चाहता हूं। What? तुम्हारा इतना मजाल? जो भी समझो। गुड नाइट। अरे सुनो गोरा, मेरी बात तो सुनो। जाइए आप और उन लोगों के, उन गोरों के जाके तलवे चाटिए। ये तो गया, ये मरेगा। हारन बाबू। जी, यस सर। ये आपका देश के लोगों को क्या हो रहा है? वो सर, बस क्या कहूँ, ठीक से शिक्षा नहीं मिलती, नैतिक शिक्षा तो होती नहीं सर। अब ये अंग्रेजी की बढ़िया बातें सीख जाते तो। यस, राइट यू आर। लेकिन तुम लोग इनको समझाते क्यों नहीं हो? मैंने तो कई बार समझाया सर कि भारत में अंग्रेजों का राज्य ईश्वर का ही विधान है। यस, दैट्स ट्रू सर, एब्सोल्युटली ट्रू। अब बहुत देर हो गया हमको। अच्छा, अब हम चलते हैं। जी सर। लुक मिस्टर हारन, जी। वो क्या नाम था उसका? गोरा सर, गोरा। यस, गोरा। तुम उस गोरा को अच्छी तरह समझा दो, वरना उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। यस सर, समझा दूंगा।
क्या? गोरा हवालात में? आपको ये खबर किसने दी? मेरा नाम सात कौड़ी हलदार है। मैं यहाँ वकालत करता हूँ। गौरा को बचपन से जानता हूँ। मुझे पता था, ये तो होना ही था। क्या आपको मालूम था आरान बाबू? जी ललिता जी, मालूम था। अभी कल शाम को गोरा और ब्राउनली मजिस्ट्रेट में तेज झड़प हुई। मजिस्ट्रेट साहब ने उसे चेतावनी दे दी थी और मैंने भी बहुत समझाया, लेकिन गोरा नहीं मानता तो नहीं मानता। उनका कसूर क्या है? घोषपुर गांव में झगड़ा हुआ और पुलिस ने 50 लोगों को बंद कर दिया। उन्हीं के लिए गोरा मुझसे मिलकर लौट रहा था। कुछ छात्रों की लड़ाई में वो भी फंस गया। मजिस्ट्रेट और पुलिस तो उससे पहले ही खार खाए बैठी थी, बस धर लिया। हाँ, अब क्या होगा? आप? जी, मेरा नाम विनय है। हम लोग तो यहाँ मेले में नाटक खेलने आए थे। गोरा भी यहाँ मिलेगा, वो भी ऐसे। अब बताइए कि आगे करना क्या है? चलो गौरा से चलकर मिलते हैं। जी ठीक है। मैं भी चलती हूँ। तुम क्या करोगी ललिता? तुम यहीं रुको और रिहर्सल करो। देखो, नाटक कल ही तो होना है। नहीं, मैं चलूंगी। आइए। गोरा। अरे विनय, तुम यहाँ कैसे? ललिता, तुम भी? परेश बाबू कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। वो इधर नाटक है ना, बस उसी लिए सब आए हैं। गोरा, हमने तय किया है कि तुम्हारा पुराना मित्र सात कौड़ी तुम्हारी पैरवी करेगा। नहीं, मैं वकील नहीं करूंगा विनय, ना जमानत लूंगा। देखो तो, कौन कहेगा गोरा स्कूल से निकल चुका है? इसकी अक्ल अभी भी बच्चों सी है। नहीं सात कौड़ी, मैं जानता हूं कि संयोग से तुम यहां हो। और भी साधन है मेरे पास, इसलिए हवालात हथकड़ी से बच जाऊंगा। लेकिन वो घोषपुर में पकड़े गए मासूम लोग, उनका क्या होगा? पहले तुम तो बाहर निकलो। नहीं, हमारे देश की परंपरा के अनुसार प्रजा के साथ न्याय होना राजा की जिम्मेदारी है। प्रजा के साथ अन्याय होना अधर्म है। क्यों भी नहीं? पर गोरा, काजी के राज में तो घूस देने के लिए सिर भी बेचना पड़ सकता है। अगर इस शासन का यही विधान है तो मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं सात कौड़ी। अरे भाई, मुझ पर क्यों बिगड़ते हो? मैं तो कह रहा था कि इंसाफ पाने के लिए कानून की बारीकियों में जाना जरूरी है, और ये बारीकियां भी तो वकील ही जानता है ना। मुझे वकील की जरूरत नहीं है। सभी मुवक्किल तुम्हारे जैसे हो जाएं तो वकील तो भूखों मर जाएंगे। जो न्याय व्यवस्था सिर्फ धन के बल पर टिकी हुई हो, मैं ऐसी सभ्यता को नहीं मानता। तुम सभ्यता की बात करते हो गौरा? सभ्यता की अदालत में इंसाफ दुकानदारी है, और इस सच से हम भाग नहीं सकते। बाय द वे, तुम शासक होते तो क्या करते? मैं ऐसी न्याय व्यवस्था बनाता जिस पर सभी को गर्व होता। क्या करे, वो शुभ दिन आया ही नहीं। अब मजाक छोड़िए सात कौड़ी जी, मतलब की बात करते हैं ना। ये समझे तब न विनय बाबू कि अदालत से न्याय लेने के लिए वकील की शरण लेनी ही पड़ती है। जो होगा देखा जाएगा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। हाँ। अब विनय बाबू आप ही समझाइए। व्यर्थ है। मैं जानता हूं कि गोरा जब कुछ ठान लेता है तो फिर किसी की नहीं सुनता। चलिए कोई और राह निकालते हैं। गोरा, खाने को क्या भिजवा दूं? व्यर्थ दौड़ धूप क्यों करते हो? गोरा, तुम यहाँ का खाना नहीं खा सकोगे। जो भी हो, यहाँ जो भी मिलेगा वही खाऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं। फिर भी हमारी बातों पर रात भर विचार करना। चलो। अच्छा गोरा, मैं चलता हूँ। अच्छा विनय, मेरी चिंता मत करना। अब इसमें हम क्या करें? गोरा जिद कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है गोरा ने बिल्कुल ठीक किया है। सरकार के मोटे टैक्स भी हम दें और अपनी रक्षा भी खुद करें, ये कहाँ का न्याय है? ललिता, अगर हारान बाबू इस वक्त यहाँ होते तो जानती हो क्या कहते? क्या कहते? ललिता जी, आपने कॉलेज जाकर 4 किताबें क्या रट ली हैं? खुद को बड़ा समझदार समझने लगी हैं। ना धर्म ना धारणा, उस गोरा की बकवास सुन तुम्हारा सिर फिर गया है। जो भी वो कहे या कोई और, मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब मजिस्ट्रेट के घर नहीं जाऊंगी। अरे तो फिर नाटक का क्या होगा? जो भी हो, जो लोग अन्याय करते हैं हम उनके घर क्यों जाएं भला? उधर सुचरिता के मन में भी दुविधा है। माँ तो बहुत बिगड़ेगी। हम बिगड़े, हमें गोरा की बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता ललिता कि गोरा की सोच ठीक नहीं है,
लेकिन व्यवस्था न्याय सब किसी एक की सोच से नहीं चलता, वो कानून से चलता है। जैसा कानून है उसके दायरे में हमें लड़ना ही होगा। कानून बदलने की लड़ाई अलग है। गोरा वही तो लड़ रहा है। इस लड़ाई के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है, क्यों विनय? है तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा की 7वीं कड़ी। इसका निर्देशन किया दीपक त्रिपाठी ने। रेडियो नाट्य रूपांतर किया प्रताप सहगल ने। ध्वनि अंकन किया शालिनी शर्मा ने। ध्वनि संपादन किया गोपाल रावत ने। और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे हर्ष बाला, S.K. बत्रा, नरेंद्र जोशी, कुमकुम जैन, लोकेश मित्तल, किशोर सहजानी, विनोद नीमा, अंशुल वर्मा, सुशील खरबंदा और पारस शर्मा। इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप सुनेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।